दोस्तों स्वागत है आपका बिहार न्यूज में। दोस्तों मैं हूं फिरदौस गनी और आप देख रहे हैं केडीबी लाइव। दोस्तों आज हो चुका है 13 फरवरी 2023। तो आज की बिहार की टॉप न्यूज लेकर आए हैं आपके लिए। दोस्तों वीडियो शुरू करने से पहले आपको बता दूं कि अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। साथ ही आपको बता दूं कि अगर आप अपने बिजनेस को केडीबी लाइव के माध्यम से प्रमोट करना चाहते हैं, प्रचार करना चाहते हैं, तो आप ये काम बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। इसके लिए आपको केडीबी लाइव के ऑफिशियल नंबर पर संपर्क करना होगा और ये नंबर आपके मोबाइल स्क्रीन पर दिख रहा है। इस पर कॉल करके आप अपने बिजनेस को केडीबी लाइव के माध्यम से प्रचार करें और अपने बिजनेस को ग्रोथ दिलाएं। तो चलिए फिर बात करते हैं विस्तार से कि आज पूरे बिहार के बारे में बात करते हैं विस्तार से। दोस्तों आज बिहार न्यूज में सबसे पहले बात करेंगे कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार के सत्ता की कमान पूरी तरीके से तेजस्वी यादव को सौंप दी है। शनिवार को समाधान यात्रा के दौरान उन्होंने इसको लेकर के बड़ा ऐलान किया है। जब बिहार में कैबिनेट विस्तार को लेकर के उन्होंने कहा कि इसका फैसला उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव करेंगे। इससे कांग्रेस को बड़ा झटका लगा है। सीएम नीतीश कुमार शनिवार को भागलपुर जिले के गणेशपुर, तिनपुलिया और फिर जमुई जिले के मरकट्टा गांव में थे। जमुई मुख्यालय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट में कांग्रेस की ओर से 2 मंत्री पद मांगे जाने के सवाल पर कहा है कि गठबंधन में सबको भागीदारी तय है। उन्होंने कहा कि समाधान यात्रा से विकास के रास्ते तय होते हैं, जिलों में विस्तृत समीक्षा हो पाती है, साथ ही जिलों की समस्याओं का कई स्तरों पर आकलन होता है। उन्होंने कहा कि 16 जनवरी को समाधान यात्रा के बाद वे समस्याओं का समग्र आकलन करेंगे। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में अब लगभग 400 दिन का वक्त बचा है। लगातार तीसरी बार सत्ता में आने की कोशिश में बीजेपी मिशन में जुट गई है। राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस की टीम 5 महीने पर जमीन पर पसीना बहा करके भारत जोड़ो यात्रा पूरी तैयार कर ली है। जहां इस बीच लोकसभा चुनाव का मूड बताने का दावा करने वाले एक और सर्वे आया है। यह सर्वे बीजेपी के लिए टेंशन देता दिख रहा है। सी वोटर और इंडिया टुडे के इस सर्वे के मुताबिक राम मंदिर और धारा 370 ये 2 मुद्दे बीजेपी की धुरी रहे हैं। राम मंदिर के बहाने पार्टी को सत्ता सीढ़ियों तक पहुंचाने का शौक मिला है। राम मंदिर के बहाने पार्टी को सत्ता की सीढ़ियों तक पहुंचने का मौका मिला है। बीजेपी के हार्डकोर वोटर की इसके बिना कल्पना भी नहीं की जा सकती है, लेकिन ऐसा लगता है कि यह मुद्दा अब बीजेपी समर्थकों की प्राथमिकता में नहीं है। ऐसा तब है जब पार्टी ये दोनों ब्रह्मास्त्र चला चुकी है। जहाँ राम मंदिर की निर्माण शुरू हो चुका है और फिर धारा 370 को हटा दिया गया है। एक तरफ हार्ड लाइन हिंदुत्व से जनता दूर जा रही है, तो फिर वहीं बीजेपी के सामने महंगाई और बेरोजगारी सबसे बड़ी चुनौती बनकर के सामने आ रही है। यह सर्वे में शामिल 25% लोगों ने सामानों की बढ़ती कीमतों को बीजेपी की सबसे बड़ी असफलता बताया है। महंगाई को लेकर के 1/4 लोगों की नाराजगी बीजेपी के लिए परेशानी का सबब बन सकती है। बेरोजगारी पर भी जनता की नाराजगी है और 17% लोगों ने इसे बीजेपी की सबसे बड़ी असफलता माना है। दोस्तों बात करते हैं कि किडनी ट्रांसप्लांट के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव कल सिंगापुर से दिल्ली लौट आए हैं। जब दिल्ली एयरपोर्ट से लालू प्रसाद यादव बड़ी बेटी मीसा भारती के घर के लिए रवाना हुए। आपको बता दूं कि 5 दिसंबर को लालू प्रसाद यादव का किडनी ट्रांसप्लांट हुआ था, जब बेटी रोहिणी आचार्य ने पिता को किडनी दी थी। लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी मीसा भारती ने बताया है कि पापा अभी ठीक है। आपको बता दूं कि लालू प्रसाद यादव को नया जीवन देने वाली उनकी बेटी रोहिणी आचार्य ने कल ट्वीट करके लालू प्रसाद यादव के भारत लौटने की जानकारी दी थी। रोहिणी आचार्य ने बिहार के लोगों को पापा लालू प्रसाद यादव का ख्याल रखने की अपील की थी। जानकारी के मुताबिक लालू प्रसाद यादव भारत लौट आए हैं, लेकिन अभी उनके पटना आने की संभावना कम है। दिल्ली पहुंचने के बाद लालू प्रसाद यादव अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास में जा पहुंचे। अभी वे अपनी बड़ी बेटी मीसा भारती के घर पर ही रहेंगे। तबीयत में सुधार होने के बाद वे पटना लौट सकते हैं। आपको बता दें कि कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे लालू प्रसाद यादव दिसंबर महीने में सिंगापुर गए थे। लालू किडनी सहित कई गंभीर बीमारियों से जूझ रहे थे। उनकी दोनों किडनी 28% ही काम कर रही थी, जिसके कारण डॉक्टरों ने ट्रांसप्लांट की सलाह दी थी। सिंगापुर में रह रही लालू प्रसाद यादव की बड़ी बेटी रोहिणी आचार्य ने पिता को अपनी एक किडनी देने का फैसला किया था। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में बाढ़ से निजात दिलाने के लिए अब पटना हाईकोर्ट ने बड़ा फैसला लिया है। यह पटना हाईकोर्ट की खंडपीठ ने इस पर अपना निर्देश जारी किया है। जब कोर्ट ने सरकार से 13 मार्च को अद्यतन स्थिति कोर्ट में पेश करने की हिदायत दी है। जब मिली जानकारी के अनुसार पटना हाईकोर्ट ने कोसी विकास प्राधिकरण के गठन के साथ समयबद्ध तरीके से उत्तर बिहार में बाढ़ की सदियां पुरानी समस्या के समाधान के उपायों और फिर संसाधनों की पहचान करने का आदेश दिया है।
हाईकोर्ट के फैसले के मुताबिक कोसी विकास प्राधिकरण में बिहार सरकार, भारत सरकार, नेपाल सरकार एवं अन्य हितधारकों के प्रतिनिधि शामिल होंगे। इसको समयबद्ध तरीके से बाढ़ से संबंधित जटिल मुद्दों को हल करने के लिए काम करना होगा। जब कोर्ट ने कहा है कि बाढ़ से होने वाली तबाही के संकट को समाप्त करने के लिए सबको मिलकर के काम करना होगा। आपको बता दूं कि बिहार में सुपौल, सहरसा, मधेपुरा, पूर्णिया, कटिहार, अररिया, मधुबनी, दरभंगा, खगड़िया, भागलपुर, किशनगंज का इलाका बाढ़ प्रभावित इलाकों में जाना जाता है। जब वही परियोजनाओं की बात करें तो जिसको लेकर के कोर्ट का ध्यान आकर्षित कराया गया, तो फिर उसमें बहुउद्देशीय कोसी हाई डैम को लेकर के 191 में नेपाल सरकार से हुए समझौते, कोसी मेची नदी जोड़ योजना, सन कोसी परियोजना, कमल बागमती परियोजना, पाठक कमेटी की रिपोर्ट और फिर सिल्क की समस्या शामिल थी। दोस्तों बात करते हैं कि लोकसभा चुनाव 2024 में अब लगभग 1 साल का वक्त बचा है। इस बीच एक सर्वे की जो रिपोर्ट सामने आई है वह भाजपा की नींद उड़ा देने वाली है। जब सर्वे ने कहा है कि अगर मौजूदा परिस्थितियों में चुनाव हुए तो बिहार में बीजेपी औंधे मुंह गिरने वाली है। बिहार ही नहीं बल्कि देश के दूसरे राज्यों में भी बीजेपी को जोरदार झटका लग सकता है। जब वैसे इस सर्वे में 2024 में देश में फिर से मोदी सरकार बनने की भी भविष्यवाणी की गई है। जहां अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ही नहीं बल्कि कांग्रेस समेत तमाम पार्टियों ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी है। भाजपा के खिलाफ कांग्रेस का गठबंधन है, लेकिन तीसरे मोर्चे की भी कवायद हो रही है। जहां अखिलेश यादव, अरविंद केजरीवाल जैसे कई नेता हाल ही में तेलंगाना में केसीआर की रैली में शामिल हुए थे, जिसके बाद तीसरे मोर्चे की चर्चा भी तेज हो गई है। जब फिर भी विपक्षी पार्टियों की तस्वीर क्या रहेगी ये साफ नहीं हो पाया है। इसी बीच एक सर्वे में बीजेपी को 2024 में फिर से बहुमत मिलने की भविष्यवाणी कर दी गई है। इंडिया टुडे और सी वोटर से मिलकर के एक सर्वे किया गया है जिसमें 1,40,000 से ज्यादा वोटर्स से उनकी राय पूछी गई है। इस सर्वे ने देश में बीजेपी की सरकार बनने की तो बात ही कही है, लेकिन ये भी कहा है कि 3 राज्यों में भाजपा की हालात खराब होगी, जिसमें एक बिहार भी शामिल है। जी हाँ, इंडिया टुडे और सी वोटर के सर्वे के मुताबिक अगले लोकसभा चुनाव में बिहार में बीजेपी को जोरदार झटका लग सकता है। इस सर्वे ने कहा कि राजद, जदयू, कांग्रेस समेत 7 पार्टियों के महागठबंधन को बिहार में अगले लोकसभा चुनाव में 40 में से 25 सीटें मिल सकती है, यानी कि बीजेपी और उनके सहयोगी पार्टी को सिर्फ 15 सीटें मिलेगी। आपको बता दूं कि पिछले लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर के बिहार की 40 में से 39 सीटें जीती थी। बीजेपी को 17 आई थी, तो फिर वहीं जदयू को 16, बाकी की 6 सीटें लोजपा के पास गई थी। नीतीश के अलग होने के बाद भी बीजेपी की कैप में 23 सीटें हैं। जी हाँ, 17 सीटें बीजेपी की अपनी हैं, वहीं 2 धड़े में बटे लोजपा के 6 सांसद हैं, दोनों धड़े बीजेपी के साथ हैं। जहाँ 16 सांसद वाले नीतीश भाजपा का साथ छोड़ करके राजद के साथ जा चुके हैं। जहाँ अब सर्वे की माने तो भाजपा के साथ फिलहाल 23 सांसद हैं, लेकिन अगले लोकसभा चुनाव में उसमें भी 8 सीटों की कमी हो सकती है। ये सर्वे कह रहा है कि बिहार ही नहीं बल्कि देश के 2 और बड़े राज्यों में बीजेपी को करारा झटका लगेगा। बिहार के साथ साथ कर्नाटक और महाराष्ट्र में भी भाजपा को झटका लगेगा। इंडिया टुडे और सी वोटर के सर्वे की माने तो कर्नाटक में यूपीए को 17 सीटें मिल सकती है। तो दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अक्सर विपक्ष आरोप लगाते रहे हैं कि वे नौकरशाही को बढ़ावा दे रहे हैं, या अपने चंद नौकरशाहों की सलाह पर ही राजकाज चलाते हैं। या कई बार तो मंत्रिमंडल में शामिल सहयोगियों ने भी यही आरोप लगाया है, लेकिन अब नौकरशाहों के खिलाफ नौकरशाही खड़े हो गए हैं। या अभी बिहार के सीनियर आईएएस अधिकारी के पाठक द्वारा बिहार प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों के खिलाफ किए गए गाली गलौज का मामला अभी तक खत्म भी नहीं हुआ था कि आईजी स्तर के आईपीएस अधिकारी विकास वैभव का मामला सामने आ गया है। इस मामले में विकास वैभव ने जो आरोप अपने डीजी मैडम पर लगाए हैं उसने कई सवाल को जन्म दे दिया है। के पाठक वाले मामले की तरह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी इस मामले में भी कह दिया है कि दिखवा रहे हैं, जांच करवा रहे हैं। हालांकि उनकी नाराजगी इस बात को लेकर के रही कि सोशल मीडिया पर विभाग की बातें नहीं लिखनी चाहिए, लेकिन इस मामले ने तुल पकड़ लिया है। जहाँ बिहार के आईजी होमगार्ड और फिर फायर सर्विस विकास वैभव के एक ट्वीट ने बिहार की वीडियो कैरन से ही नहीं बल्कि बिहार की सियासत में भी हंगामा मचा दिया। जी हाँ, बुधवार की रात विकास वैभव ने अपने ट्विटर पर लिखा था कि डीजे मैडम में से रोज गालियां सुन रहा हूँ, यात्री मन व्यतीत है। हालांकि बाद में उन्होंने अपने ट्वीट को डिलीट कर दिया, लेकिन तब तक इसका स्क्रीनशॉट वायरल हो गया। जब विकास वैभव ने 2 महीने के छुट्टी की अर्जी दी थी, लेकिन डीजी मैडम यानी कि शोभा अहोतकर ने उन्हें 24 घंटे के अंदर जवाब देने के लिए शो कॉज थमा दिया।
दोस्तों बात करते हैं कि आजकल ज़्यादातर लोग एटीएम मशीन का इस्तेमाल कर पैसे निकालने के लिए या फिर अन्य वित्तीय कार्यों के लिए करते हैं। हालांकि इसका इस्तेमाल करते समय सावधानी बरतनी बेहद ज़रूरी है। जैसे एटीएम से पैसा निकालते समय इन बातों का ध्यान रखना चाहिए और इसके परिणाम स्वरूप आप सुरक्षित वित्तीय लेन देन कर पाएंगे। यह एटीएम मशीन में कार्ड स्वाइप करते समय पहले स्लाइड लाइट चेक कर लें। अगर इस बत्ती का रंग हरा है तो ठीक है, लेकिन अगर लाल बत्ती है या फिर बत्ती बिल्कुल भी नहीं है तो फिर कार्ड स्वाइप नहीं करना चाहिए। जस्ट स्लॉट यूज़ करने पर भी यहाँ कार्ड स्वाइप करने की ज़रूरत नहीं है। कार्ड क्लोनिंग के बाद साइबर ठगों को वित्तीय धोखाधड़ी करने के लिए पिन नंबर की ज़रूरत होती है। जैसे एटीएम मशीन में पिन नंबर डालते समय उसे अपने हाथ से ढक लें ताकि कोई दूसरे उसे देख ना सके। इसके लिए पिन नंबर को इंटर करते समय यानी कि पिन नंबर डालते समय एक हाथ से उसको छुपाना बहुत ज़रूरी है, नहीं तो फिर आपके साथ फ्रॉड हो सकता है। अगर कोई एटीएम फ्रॉड का शिकार हुआ है तो फिर उस व्यक्ति को तुरंत पुलिस के संपर्क करना चाहिए। संभावना है कि पुलिस को साइबर गैंग के फिंगरप्रिंट वहां से मिल सकता है जी हाँ, और अगर उसका आपराधिक रिकॉर्ड पुलिस के पास उपलब्ध होता है तो फिर आरोपी को जल्द पकड़ा जा सकता है। इसके अलावा इसकी शिकायत साइबर सेल से भी की जा सकती है। हालांकि इस स्थिति से बचने के लिए लोगों को खुद जागरूक होना पड़ेगा। दोस्तों बात करते हैं कि आपने आलू को ज़मीन के अंदर उगते हुए देखा होगा, लेकिन आज दुनिया में अब आलू की खेती हवा में भी होने लगी है। जब वैज्ञानिकों ने हवा में आलू की खेती करने को लेकर के एरोपोनिक पोटैटो फार्मिंग की खोज की है, जिसकी मदद से हम हवा में भी आलू की खेती कर सकते हैं। आपको बता दें कि भारतीय किसानों ने अब आलू को हवा में उगाने के लिए एरोपोनिक तकनीक को सीख लिया है। जहाँ कई जगहों पर इस तकनीक की मदद से आलू की खेती की जा रही है। इस तकनीक के जरिए आलू की पैदावार 10 गुना तक बढ़ सकती है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ये एरोपोनिक तकनीक क्या है। तो वैज्ञानिक की माने तो जिस तरीके से एरोप्लेन हवा में उड़ता है उसी तरीके से आलू की खेती एरोपोनिक तकनीक से के जरिए हवा में की जाती है। इस तकनीक से आलू बिना मिट्टी और फिर ज़मीन के सहारे हवा में ही उगता है। इस आलू की सबसे खास बात यह है कि ये आलू सामान्य आलू की तरह ही पौष्टिक तत्वों से भरपूर होता है। आपको बता दूं कि इस तकनीक के जरिए आलू के पौधे को पतली पॉलीथीन से बने छेद छोटे छोटे गमलों में उगाया जाता है। जहाँ इसकी जड़ें पॉलीथीन से बाहर निकलते हुए जाली के नीचे विकसित होने लगती है और धीरे धीरे आलू का रूप ले लेती है। ये आलू दिखने में सामान्य आलू की तरह होता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में नौकरी कर रहे एएनएम नर्सों के लिए अच्छी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार में एएनएम नर्सों के लिए विभाग के द्वारा स्टेट कैडर तैयार किया जा रहा है। जी हाँ, इससे एएनएम नर्सों के प्रमोशन का रास्ता साफ हो जाएगा। खबर के अनुसार इससे पहले बिहार में एएनएम नर्सों को विभागीय एग्जाम के आधार पर जीएनएम में प्रमोशन दिया गया था, लेकिन वर्तमान में वे व्यवस्था बंद है, जिससे एएनएम नर्सों का प्रमोशन नहीं हो पा रहा है। उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव ने इन नर्सों के लिए स्टेट कैडर तैयार करने की घोषणा की है। आपको बता दूं कि एएनएम नर्सों के लिए स्टेट कैडर तैयार होने के बाद उन्हें आसानी से प्रमोशन मिल सकेगा और उन्हें आगे के पद पर पहुंचने का भी मौका मिलेगा। सरकार के इस फैसले से बिहार की एएनएम नर्स काफी उत्साहित नजर आ रही है। जहाँ वहीं बिहार में जीएनएम नर्सों के प्रमोशन में भी किसी प्रकार की कोई भी दिक्कत नहीं होती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में गाड़ी चलाने वाले लोगों के लिए बड़ी खबर सामने आ रही है। ताज़ा रिपोर्ट्स के मुताबिक परिवहन विभाग के आदेश पर बिहार में गाड़ियों की जबरदस्त चेकिंग चल रही है और सीट बेल्ट, इंश्योरेंस, पॉल्यूशन, हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस की जांच की जा रही है। तो ऐसे में अगर आप घर से बाहर निकलते हैं, बाइक लेकर के कहीं जा रहे हैं, तो फिर आप संभल के जाइए और सारे कागजात, सारे मापदंड को फॉलो करते हुए जाएं, नहीं तो फिर आपको जेब ढीली करनी पड़ेगी और आपका चालान कर सकता है। जहाँ अगर आपका चालान कटता है तो फिर चालान अभी काफ़ी ज़्यादा हाई हो गया है, जिससे 1000-2000 की कोई बातें नहीं है, ऊपर जहाँ तक जाए। जहाँ अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस नहीं है तो फिर आपको 5000 तक चालान भरना पड़ सकता है। अगर आपके पास हेलमेट नहीं है तो आपको 1000 रुपये तक चालान भरना पड़ सकता है। तो ऐसे में अगर आप अपनी जेब को ढीले नहीं करना चाहते हैं तो फिर आप जब भी घर से बाहर निकलते हैं मोटरसाइकिल से तो ज़रूरी सामान ले लें, जैसे हेलमेट, ड्राइविंग लाइसेंस, पॉल्यूशन सर्टिफिकेट और भी जो भी जरूरी मापदंड है वो सारा लेकर के जाएं, तभी आप इस चालान से बच सकते हैं, नहीं तो फिर आपको भारी जुर्माना देना पड़ सकता है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के राज्यपाल बदल दिए गए हैं। जहाँ राज्यपाल फागू चौहान की जगह अब हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ को बिहार का राज्यपाल बनाने की अधिसूचना राष्ट्रपति भवन से जारी कर दी गई है। जहाँ फागू चौहान अब मेघालय के राज्यपाल होंगे। राजेंद्र विश्वनाथ बिहार के 41वें राज्यपाल होंगे। जहाँ 23 अप्रैल
1954 को जन्मे राजेंद्र मुलक गोवा के रहने वाले हैं। वह 2002 से 2007 तक विधायक, 2012 से 2015 तक गोवा विधानसभा के अध्यक्ष पद पर रहे हैं। अक्टूबर 2015 से 2017 तक वन, पर्यावरण एवं पंचायती राज मंत्री रहे हैं। इसके बाद उन्हें हिमाचल प्रदेश का राज्यपाल बनाया गया। जब बिहार के राज्यपाल फागू चौहान का कार्यकाल काफ़ी लंबा रहा है। उन्होंने 2019 में राज्य के राज्यपाल के रूप में शपथ लिया था। इस बीच राज्य की राजनीति में बड़ी उठापटक देखने को मिली। नीतीश कुमार ने भाजपा का साथ छोड़ करके महागठबंधन के से हाथ मिला लिया। इसके साथ ही विधानसभा चुनाव भी हुए। आपको बता दूं कि फागू चौहान बिहार के 40वें राज्यपाल थे। उनका जन्म उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ के शेखपुरा में 1 जनवरी 1948 को हुआ था, जहाँ उनके पिता का नाम खरपत्तू चौहान था। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार में नीतीश कैबिनेट के विस्तार पर संयम बरकरार है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मंत्रिमंडल विस्तार खरमास के बाद होने की बात कही थी, जिसे पिछले दिनों डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने खारिज कर दिया था। अब कांग्रेस ने इस पर बड़ा अपडेट जारी कर दिया है। जहां कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि नीतीश कुमार की समाधान यात्रा के बाद राज्य कैबिनेट का विस्तार होगा। जहां मुख्यमंत्री ने खुद उनसे ये बात कही है। यह बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने शनिवार को पटना में प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां इस दौरान उनसे कैबिनेट विस्तार को लेकर के सवाल किया गया। इस पर उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इनसे समाधान यात्रा के बाद मंत्रिमंडल विस्तार करने की बात कही है। जी हाँ, आपको बता दें कि मौजूदा मंत्रिपरिषद में कांग्रेस कोटे से अभी 2 मंत्री हैं। इसमें आफाक आलम कैबिनेट तो मुरारी गौतम राज्य मंत्री हैं। विधायकों की संख्या के आधार पर कांग्रेस अपनी पार्टी के 2 और नेताओं को मंत्रिमंडल में शामिल करने की मांग कर रही है। अखिलेश प्रसाद सिंह ने कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष बनने के बाद से वे लगातार ये मांग महागठबंधन के नेताओं के सामने उठा रहे हैं। दोस्तों, बात करते हैं कि दिल्ली के रामलीला मैदान में जमीयत उलमाए हिंद के अधिवेशन में मंच पर रविवार को बवाल हो गया, जब मौलाना अरशद मदनी ने कहा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत का बयान गलत था। अल्लाह और ओम एक है। इस पर जैन गुरु लोकेश मुनि ने आपत्ति जताई है, जिसके बाद जैन और कई दूसरे धर्मगुरुओं ने मंच छोड़ दिया। जब मदनी ने कहा है कि हम सबसे पहले इसी देश में पैदा हुए और इसीलिए घर वापसी और फिर सारे मुसलमान भी हिंदू हैं, ये बयान जाहिल जैसा है। जब मदनी के इस बयान पर जैन गुरु लोकेश मुनि ने स्टेज पर खड़े होकर के विरोध जताया और कहा कि जोड़ने वाले कार्यक्रम में आपत्तिजनक बातें क्यों। इससे पहले मदनी ने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी और फिर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि आरएसएस के संस्थापक की किताब बंच ऑफ थॉट्स को लेकर के कई समस्याएं हैं, लेकिन वर्तमान मौजूदा आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत के बयानों को भी नज़रअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। हालांकि मोहन भागवत के किस बयान का वे जिक्र कर रहे थे ये पता नहीं चल सका है। मदनी यहीं पर नहीं रुके। उन्होंने कहा कि आदम जो दुनिया का सबसे पहला आदमी था, वे किसकी पूजा करता था। हम आदम कहते हैं, ये मनु कहते हैं। हम आदम की औलाद को आदमी कहते हैं और ये मनु की औलाद को मनुष्य कहते हैं। जब राम नहीं थे, शिव नहीं थे, तो फिर ये मनु किसको पूछते थे? लोगों ने बताया है कि शिव को पूछते थे, कुछ ने कहा है कि ओम को पूछते थे। इस मुल्क के अंदर हम और फिर आप, गांव, दरगाह, हिंदू मुस्लिम सब एक साथ रहते हैं। हमने कभी किसी धर्म के आदमी से अपना धर्म छोड़ करके इस्लाम को अपनाने की ज़बरदस्ती नहीं की है। तमाम मुल्क में कम्युनिस्ट ने मस्जिदें तोड़ दी, लगा कि इस्लाम का जनाजा निकला हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं हो सका। दोस्तों, बात करते हैं कि बिहार पुलिस में होने वाली बहाली प्रक्रिया पूरी तरीके से पारदर्शी होगी। जब भर्ती में कहीं भी कोई भी गड़बड़ी नहीं हो, इसके लिए लिखित परीक्षा के साथ बायोमेट्रिक से दोनों अंगूठे और फिर फेस का मिलान किया जाएगा। प्रारंभिक और फिर मुख्य परीक्षा में भी बायोमेट्रिक और फिर फेस का मिलान किया जाएगा, जहां इसके मिलान होने के बाद ही नियुक्ति की जाएगी। केंद्रीय चयन पर्षद सिपाही भर्ती के अध्यक्ष डॉक्टर एस.के. सिंघल ने शनिवार को सिपाही भर्ती नियमावली में किए गए जा रहे बदलाव की जानकारी दी है। उन्होंने बताया है कि सिपाही के खाली पड़े पदों को भरने के लिए बहाली लंबे समय तक चलेगी। सरकार की मंशा अधिक से अधिक को नौकरी देना है। जय सिंघल ने कहा है कि सरकार से अनुशंसा मिलने के 3 महीने के अंदर बहाली की पूरी प्रक्रिया कर ली जाएगी। तो दोस्तों, बिहार में 1 अप्रैल से अपार्टमेंट में फ्लैट, दुकान और ऑफिस के लिए जगह खरीदना महंगा होने जा रहा है। दरअसल बिहार रियल एस्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी के नए नियम को लागू करने से होने वाले घाटे को दूर करने के लिए मद्य निषेध उत्पाद एवं निबंधन विभाग ने रजिस्ट्री शुल्क में बढ़ोतरी करने जा रही है। इसके तहत रेरा के नए नियम से होने वाले घाटे की भरपाई के लिए राज्य के यानी कि बिहार के सभी जिला और निबंधन से प्रस्ताव मांगा गया है। निबंधन विभाग के अधिकारियों का इस मामले में कहना है कि घाटे की भरपाई दुकान और फिर ऑफिस का रजिस्ट्री
रजिस्ट्री शुल्क मर्ज करके 15 से 30% बढ़ोतरी करने पर होगी। निबंधन विभाग के अधिकारियों के मुताबिक शुल्क बढ़ोतरी दर सबसे पहले राज्य के 5 जिलों में लागू होगा। इसमें राजधानी पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर, गया और पूर्णिया शामिल है। इसका कारण यह है कि सबसे अधिक अपार्टमेंट राज्य के इन शहरों में बन रहा है। इसके बाद दूसरे चरण में राज्य के सभी जिलों में रजिस्ट्री शुल्क लागू होगा। इन जिलों में अपार्टमेंट कल्चर नए सिरे से शुरू हो रहा है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड इंटर की परीक्षा इस शनिवार को खत्म हो चुकी है। 1 फरवरी से शुरू हुई ये परीक्षा 11 फरवरी को खत्म हुई है। इस परीक्षा में अब तक 361 स्टूडेंट को निष्कासित किया गया है, जब वहीं कुल 40 फर्जी स्टूडेंट को पकड़ा गया है। जी हाँ, सबसे ज़्यादा निष्कासित किए जाने वाले स्टूडेंट पटना से सटे समस्तीपुर जिले के हैं। जी हाँ, वहीं नवादा के 36 स्टूडेंट, भागलपुर के 40 और नालंदा के 29 स्टूडेंट को एग्ज़ाम से बाहर निकाल दिया गया है। वहीं नालंदा से 24 फर्जी स्टूडेंट पकड़े गए हैं। सुपौल से 6 फर्जी स्टूडेंट पकड़े गए हैं। बिहार इंटर की आखिरी दिन की परीक्षा उर्दू, मैथिली, सांस्कृतिक, मगही, भोजपुरी, अरबी, पर्शियन, पाली और फिर बंगाली की ली गई है। परीक्षा खत्म होने के बाद कॉपियों की जांच शुरू होनी है। यह जानकारी के मुताबिक बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में 5 केंद्रों पर इंटर और फिर 6 सेंटर पर मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों की जाँच की जाएगी। इसके लिए मूल्यांकन सेंटरों का निर्धारण किया जाएगा। जब बिहार बोर्ड ने इसको लेकर के दिशा निर्देश जारी कर दिया है। 24 फरवरी से 5 मार्च तक कॉपियों की जांच होगी। जब मैट्रिक परीक्षा की कॉपियों की जांच 1 मार्च से शुरू होगी। आपको बता दूं कि बिहार बोर्ड की परीक्षाएं 2 पाली में हुई थी और इंटर की कॉपी की जांच में 1200 से अधिक परीक्षक लगाए जाएंगे। हर मूल्यांकन के केंद्र पर 100 से 250 के बीच परीक्षकों की नियुक्ति मूल्यांकन के लिए होगी। कॉपी चेक करते समय कर्मियों को फोन नहीं रखना है, जब केवल केंद्र निदेशक दंडाधिकारी फोन पर उपयोग कर सकते हैं। एग्जाम के नतीजे 1 महीने के अंदर घोषित करने की उम्मीद है। दोस्तों बात करते हैं कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समाधान यात्रा के तहत शनिवार को भागलपुर पहुंचे। इस दौरान सीएम नीतीश कुमार ने कई योजनाओं का उद्घाटन किया और फिर पदाधिकारियों के साथ बैठक की। वहीं मीडिया से बातचीत के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भागलपुर से अपने जुड़ाव को भी बताया है। नीतीश कुमार भागलपुर में ही कभी जेल में बंद रहे हैं। जी हाँ, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पत्रकारों से बातचीत करने के दौरान कहा है कि भागलपुर से तो मेरा पुराना जुड़ाव है। दरअसल हम तो यहीं जेल में बंद रहे हैं। उन्होंने कहा है कि जब हम जेपी आंदोलन में लगे थे तब भागलपुर में ही जेल में थे। सीएम नीतीश कुमार ने हंसते हुए कहा है कि मेरा रिश्ता तो और अधिक है यहाँ से, इसलिए यहाँ पर हम बराबर आते जाते रहते हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि समस्या जानने के लिए ही समाधान यात्रा पर निकल रहे हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि गंगा के दोनों तरफ से वो जाते रहे हैं। आज कुछ जगह को देख करके समीक्षा करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि यहाँ की एक समस्या रही है जो सब दिन की है कि गंगा नदी के किनारे बारिश की वजह से अधिक समस्या होती है। वहीं नीतीश कुमार से भागलपुर में एयरपोर्ट की मांग को लेकर के सवाल किया गया, जिस पर उन्होंने कहा कि ये मामला केंद्र है, कहा है केंद्र माने तब तो ये सब होगा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ने कहा कि बीच में छोटे विमान को उड़ाने की बात सुन रहे थे, लेकिन अब उस पर भी कुछ नहीं बात हो रही है। जब कम से कम वही चालू हो जाता तो फिर कम से कम आने जाने का रहेगा, लेकिन ये मेरा हाथ में नहीं है, ये मेरे बस की बात नहीं है, क्योंकि ये मामला केंद्र का है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार बोर्ड 10वीं की परीक्षा 2023 14 फरवरी को शुरू होगी और 22 फरवरी 2023 को समाप्त होगी। अभी तक परीक्षार्थियों को केंद्र पर परीक्षा शुरू होने से 10 मिनट पहले पहुंचना होता था, लेकिन अब बिहार बोर्ड ने एक आदेश जारी करके परीक्षार्थियों को आधा घंटा पहले केंद्र पर पहुंचने को कहा है। जहां इस आदेश के संबंध में अखबारों में विज्ञापन भी छपे हैं। जहां वही बिहार बोर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल से भी स्टूडेंट को नई व्यवस्था से अवगत कराया है। हालांकि 30 मिनट कुछ खास नहीं होता है, लेकिन अचानक आया ये फैसला बच्चों पर मानसिक दबाव बना सकता है। ऐसे में पेरेंट्स की भूमिका महत्वपूर्ण है। 10वीं के बच्चों की उम्र बहुत कम होती है, कई चीज़ों की तो उन्हें समझ भी नहीं होती है। एग्ज़ाम में कुछ ही दिन बचे हैं, ऐसे में पेरेंट्स की भी परीक्षा का समय है। जब पेरेंट्स को कुछ बातों का ध्यान रखना होगा अपने बच्चों के खातिर, जैसे बच्चों से बातचीत में बोर्ड के ताज़े फैसले के सकारात्मक पहलू पर बात करना होगा। कहें कि आधा घंटा पहले कई बार वे भी एग्ज़ाम देने गए हैं, उन्हें बताएं कि आज कई अन्य एग्ज़ाम ऐसे हैं जहाँ एक घंटे पहले बुलाया जाता है, जहाँ आपको तो मात्र आधे घंटे पहले बुलाया गया है, आप चले जाएं। जब बड़े ही प्यार से उनको बोलें, क्योंकि आपकी बोली, आपकी कही गई बात बच्चे की मानसिक असर पर पड़ता है।
दोस्तों बात करते हैं कि राष्ट्रीय जनता दल यानी कि आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव शनिवार को सिंगापुर से भारत लौट आए हैं, जहां दिल्ली एयरपोर्ट पर उनकी फ्लाइट 7:20 पर पहुंची। दिल्ली एयरपोर्ट से वे बड़ी बेटी मीसा भारती के आवास पर गए। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भी फोन पर उनसे बातचीत की और उनके स्वास्थ्य का हालचाल जाना। लालू प्रसाद यादव की वतन वापसी कई मायनों में खास है। उनकी गैर मौजूदगी में महागठबंधन के दो प्रमुख घटक दलों आरजेडी और फिर जेडीयू के रिश्तों में खटास देखने को मिली, जहां दोनों तरफ से खूब बयानबाजी हुई, जहां दोनों दलों के शीर्ष नेतृत्व ने इसे अपना अपना मौन समर्थन दिया। जहां इसके अलावा महागठबंधन में आरजेडी और फिर कांग्रेस के रिश्ते में भी ठीक नहीं है। यही वजह है कि खरमास के बाद होने वाला कैबिनेट विस्तार को अब तक अंतिम विस्तार नहीं दिया जा सकता है। यह सूत्रों के मुताबिक आरजेडी कैबिनेट में कांग्रेस को और अधिक तरजीह देने के मूड में नहीं है। यह वहीं नीतीश कुमार साफ कह चुके हैं कि कांग्रेस कोटे के मंत्रियों को कैबिनेट विस्तार में शपथ दिलाई जाएगी। फिलहाल बिहार में कांग्रेस कोटे से 2 मंत्री हैं। यह महागठबंधन के घटक दलों के संबंधों में उतार चढ़ाव को देखते हुए ऐसा माना जा रहा है कि प्रदेश की राजनीति में लोकसभा चुनाव से पहले एक बड़ा सियासी भूचाल आने वाला है और वह सिर्फ लालू प्रसाद यादव के पटना लौटने का इंतजार कर रहा है। जी हाँ, नीतीश कुमार घोषणा कर चुके हैं कि 2025 का बिहार विधानसभा चुनाव महागठबंधन डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ेगा। नीतीश ये कहकर के आरजेडी की उस बेचैनी को शांत करना चाहते थे कि आखिर तेजस्वी सीएम कब बनेंगे, पर आरजेडी की बेचैनी इससे शांत नहीं हुई है। जब गोपालगंज और कुर्नी के उपचुनाव में महागठबंधन की हार से ये बढ़ गई है। आरजेडी के बड़े तबके को लगने लगा है कि नीतीश के पास वोट ट्रांसफर करने की हैसियत अब बची ही नहीं है। ऐसा मानने वालों को लगता है कि 2025 तक इंतजार के बजाय अगले लोकसभा चुनाव से पहले ही सीएम की कुर्सी पर तेजस्वी काबिज हो जाएं। दोस्तों खबर नालंदा की है, जहां एक साथ कई छात्राओं के बीमार होने के बाद हरकत मच गया है। यह सभी नर्सिंग की छात्राएं हैं जो बिहार शरीफ सदर अस्पताल स्थित एएनएम हॉस्टल में रहती है। जहां शनिवार को खाना खाने के बाद देर रात करीब आधा दर्जन छात्रों की तबीयत बिगड़ गई। जहां एक साथ कई छात्रों के बीमार होने के बाद उन्हें इलाज के लिए सदर अस्पताल भर्ती कराया गया। जानकारी के मुताबिक शनिवार की रात बिहार शरीफ सदर अस्पताल में स्थित नर्सिंग हॉस्टल की छात्राओं की तबीयत बिगड़ने लगी। जब देखते ही देखते करीब 6 छात्राएं बीमार हो गई। जब सभी को उल्टी और फिर पेट दर्द की शिकायत हुई थी। जब घटना की जानकारी मिलते ही हॉस्टल प्रबंधक में हरकत मच गया। आनंद फानन में सभी बीमार छात्रों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। बीमार छात्राओं ने आरोप लगाया है कि हॉस्टल में उन्हें अच्छा खाना नहीं दिया जाता है, जिसके कारण अक्सर उनकी तबीयत खराब हो जाती है और जब वो इसकी शिकायत वार्डन से करती है तो फिर उन्हें डांट फटकार लगाई जाती है। डॉक्टरों ने कहा कि सभी छात्राएं खतरे से बाहर है और फिलहाल ठीक है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में करीब 1 दर्जन रेल परियोजनाओं के लिए जमीन अधिग्रहण की प्रक्रिया चल रही है। जहां अधिकतर परियोजना मुआवजा के स्तर पर ही अटकी रही है। जब मुआवजा और रैयतों की समस्याओं के समाधान आदि के रेलवे और फिर संबंधित अन्य प्राधिकरणों से समन्वय की कमी है। जहां कहीं रेलवे से पैसे नहीं मिलने तो फिर कहीं रैयतों द्वारा मुआवजा नहीं लेने के कारण कुछ रेल परियोजनाएं अटकी हुई है। जहाँ इनमें अररिया गलगलिया नई रेल लाइन परियोजना में 20% रैयत रेलवे द्वारा मुआवजा वितरण पूरा नहीं किए जाने के कारण काम में बाधा उत्पन्न कर रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं कि किसानों को आर्थिक सहायता पहुंचाने के लिए मोदी सरकार ने पीएम किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत की थी। अब जल्द ही इस योजना की 13वीं किस्त जारी होने वाली है। इससे पहले किसानों की मदद करने के लिए डाक विभाग ने एक अभियान की शुरुआत कर दी है। इसमें विभाग द्वारा किसानों को एक योजना के संबंध में सहायता पहुंचाई जाएगी। आपको बता दूं कि मोदी सरकार की इस योजना से 8 करोड़ 42 लाख किसानों को फायदा मिल रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डाक विभाग 15 फरवरी तक पूरे बिहार में विशेष शिविर चला रहा है। जहां अभी भी ऐसे कई किसान हैं जिन्हें सम्मान निधि योजना का फायदा नहीं मिल पा रहा है। विभाग इन किसानों की आधार सीडिंग में मदद करेगा। इसके अलावा जिन लोगों को अकाउंट नहीं है उन्हें वहीं पर खाता खोलने की सुविधा भी दी जाएगी। इस मामले में चीफ पोस्ट मास्टर जनरल बिहार परिमंडल के अधिकारी कृष्ण कुमार शर्मा ने बताते हैं कि आधार सीडिंग नहीं हो पाने की वजह से 80,000 किसानों को सम्मान निधि का फायदा नहीं मिल पा रहा है। अब ये संख्या और भी ज्यादा हो गई है और लगभग 9,65,000 लोगों को इसका नुकसान हो रहा है। अब अभियान से किसानों को 6,000 रुपये का फायदा होने वाला है। अब बात करते हैं कि आखिर फरवरी में अगली किस्त कब आएगी। तो सरकार की
कोशिश है कि सभी पात्र किसानों को इस योजना का फायदा मिले। इसके लिए KYC वेरिफिकेशन का अभियान चलाया जा रहा है। आपको बता दूं कि 13वीं किस्त किसानों के खाते में 8 मार्च यानी कि होली से पहले आनी है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये भी दावा किया जा रहा है कि 20 फरवरी को ये पैसा खातों में आ जाएंगे। ये कंफर्म नहीं है, ये सिर्फ दावा किया जा रहा है। जी हाँ, ये कंफर्म है कि होली से पहले पैसा आने की उम्मीद है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार के मुंगेर में एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। इसमें मुंगेर के एक प्रतिष्ठित डॉक्टर के संचालक को युवती के साथ अश्लीलता करते हुए देखा जा सकता है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सदर DSP द्वारा जांच के लिए एक टीम का गठन किया गया है। वीडियो में दिख रही लड़की और डॉक्टर से पूछताछ भी की गई है। हालांकि हम आपको वीडियो नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वीडियो यूट्यूब के रूल्स एंड रेगुलेशन के खिलाफ है। आपको बता दूं कि बीते दिनों सोशल मीडिया में एक वीडियो तेजी से वायरल हुआ। ये वीडियो एक प्रतिष्ठित डॉक्टर का था तो फिर चर्चा का विषय बन गया। किसी तरीके से ये वीडियो पुलिस की नज़र से होकर भी गुजरा। इस पर जांच की गई तो फिर डॉक्टर और लड़की ने बताया है कि वे पति पत्नी हैं। इस मामले में DSP सदर राजेश कुमार ने बताया है कि इस मामले से जुड़े फुटेज संज्ञान में आए हैं। मामले की जांच के लिए टीम को भेजा गया है। इसमें पता चला है कि अश्लील हरकत करने वाला डॉक्टर है जिसके साथ वह हरकत कर रहा था वह उसकी पत्नी है। साथ ही ये वीडियो 2 साल से ज़्यादा पुराना है। दोस्तों बात करते हैं कि भारतीय पुलिस सेवा यानी कि IPS अधिकारी विकास वैभव के मामले में सरकार यानी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने भले ही गालीबाजी की आरोपी DG शोभा अहतकर की जगह प्रताड़ना की सूचना देने वाले IG विकास वैभव को पहली नज़र में गलत करार दिया है, लेकिन छोटे सरकार ने उल्टी राह पकड़ ली है। जब बिहार में छोटे सरकार के नाम से प्रसिद्ध बाहुबली पूर्व विधायक अनंत कुमार सिंह के ट्विटर हैंडल से किया गया ट्वीट इसकी गवाही दे रहा है। इधर पटना समेत पूरे बिहार में युवाओं ने बिहार वित्त विकास वैभव नाम से मुहिम सड़क पर शुरू कर दी है। शुक्रवार को पटना में वीमेंस कॉलेज की छात्रा सड़क पर उतर रही थी तो फिर कोतवाली थाने की टीम ने उन्हें भगा दिया, लेकिन अब पूरे बिहार से ऐसी तस्वीरें सामने आ रही है। बुधवार की रात IPS विकास वैभव पूरी रात उपाहोप में जागे थे और इसी दौरान उन्होंने सोशल मीडिया पर यह दर्द जाहिर किया कि उन्हें DG शोभा अहतकर कैसे बिहारी कहकर के अपमानित करती है और अब मां पत्नी को भी गालियां दे रही है। उन्होंने वह ट्वीट डिलीट कर दिया है, लेकिन बिहारी अस्मिता पर प्रहार और फिर अफसरशाही की ऐसी करतूत की जानकारी के बाद लोग कैसे चुप रह सकते हैं। जिन लोगों ने इसके खिलाफ मुहिम शुरू कर दिया और IPS विकास वैभव के समर्थन में उतर आए हैं सड़कों पर। दोस्तों बिहार के मुजफ्फरपुर का एक आइडिया पूरे देश भर में लागू होगा। जहां स्कूलों से छात्र छात्राओं के ड्रॉप आउट रोकने के लिए ये आइडिया तैयार किया गया है। अब चाइल्ड बैंक स्कूलों में ड्रॉप आउट रोकेगा। बिहार के 13 समेत देश के 112 जिलों में 5वीं और 8वीं के बच्चों का चाइल्ड बैंक बनेगा। जब बिहार में इसकी शुरुआत कर दी गई है। जब 5वीं और फिर 8वीं कक्षाओं के बच्चों का अगली कक्षा में जाने का सबसे कम ट्रांजिशन रेट है। जब फरवरी के अंत तक इन बच्चों का चाइल्ड बैंक बना लेना है ताकि इन बच्चों को मिडिल और फिर हाई स्कूल में शिफ्ट किया जा सके। जिस स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं और जिनमें आगे नामांकन होंगे, इन दोनों स्कूलों के हेड मास्टर इसका डाटा रखेंगे। मार्च में वार्षिक परीक्षा के बाद इन बच्चों के करीबी स्कूल में नामांकन कराने के साथ ही इस बैंक से मिलान होगा। जब मुजफ्फरपुर में शिक्षा विभाग और नीति आयोग की टीम ने चाइल्ड बैंक बनाने का विचार किया है। जब DO अजय कुमार सिंह ने कहा है कि सभी प्राइमरी और फिर मिडिल स्कूल 5वीं और 8वीं के बच्चे का चाइल्ड बैंक बना करके विभाग को फरवरी के अंत तक सौंपेंगे ताकि मार्च के बाद शुरू होने वाले नामांकन में इससे मिलान हो सके। दोस्तों बात करते हैं कि रेलवे सहित बड़ी कंपनियों को बिहार में ओपन एक्सेस यानी कि खुले बाजार से बिजली की खरीद महंगी पड़ेगी। इसके एवज में उनको 1.5 गुना तक अधिक बिजली दर के साथ ही बढ़ी हुई क्रॉस सब्सिडी का भुगतान करना पड़ सकता है। बिजली आपूर्ति कंपनियों साउथ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी और फिर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी ने बिहार राज्य विद्युत विनियामक आयोग को ओपन एक्सेस व्हीकल चार्ज और फिर क्रॉस सब्सिडी के रूप में बढ़ोतरी का प्रस्ताव दिया है। इस प्रस्ताव पर बिहार विद्युत विनियामक आयोग बिजली कंपनी सहित सभी संबंधित पक्षों के साथ सुनवाई के बाद अंतिम निर्णय लेगा। जी हाँ, हो सकता है कि बिजली का रेट बिहार में बढ़ जाए। अगर बिजली का रेट बिजली कंपनी बढ़ा देती है तो फिर बिहार के लोगों को ये बहुत बड़ा झटका होगा।
जी हाँ, क्योंकि ऑलरेडी पहले से ही पूरे देश में सबसे ज़्यादा महंगी बिहार में बिजली बिकती है, जहाँ सबसे ज़्यादा महंगी बिजली बिहार में बिकती है। ऐसे में और ज़्यादा बिजली की रेट महंगा करने से बिहारियों पर तो सहमति आ जाएगी। दरअसल बिजली कंपनियां सामान्य रूप से बिजली खरीद करके अलग अलग श्रेणियों के ग्राहकों को अलग अलग निर्धारित दर पर बिजली मुहैया कराती है, लेकिन रेलवे सहित कई बड़ी इकाइयों को दूसरे माध्यम से सस्ती बिजली ऑफर होती है। इस बिजली को प्राप्त करने के लिए उनके द्वारा बिजली कंपनियों के नेटवर्क और फिर ट्रांसमिशन सुविधाओं का इस्तेमाल किया जाता है, जिस पर बिजली कंपनी ओपन एक्सेस या फिर व्हीलिंग चार्ज वसूलती है। दोस्तों बात करते हैं कि बिहार में अभी 3 राजनीतिक यात्राएं चल रही है। ऐसे में एक और राजनीतिक यात्रा शुरू होने की घोषणा की गई है, जब बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा के सुप्रीमो जीतन राम मांझी ने गरीब संपर्क यात्रा करने की घोषणा की है। बिहार में प्रशांत किशोर की जन सुराज यात्रा, कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की समाधान यात्रा पहले से ही जारी है। अब जीतन राम मांझी की गरीब संपर्क की यात्रा चौथी यात्रा होगी जो बिहार में चलेगी। जीतन राम मांझी की गरीब संपर्क यात्रा की शुरुआत नवादा जिले के कवाकोल प्रखंड के अंतर्गत सेखो देवरा स्थित जेपी आश्रम से की जाएगी। इसको लेकर के पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और फिर पूर्व मुख्यमंत्री को नवादा पहुंचेंगे। जानकारी के अनुसार उनकी ये यात्रा कवाकोल के लिए प्रस्थान करेगी। दोस्तों आज का न्यूज़ बस यहाँ तक। कैसा लगा नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप नए आए हैं इस चैनल पर तो फिर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए और साथ में वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए। तो चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय बिहार।